नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। 8 भारतीयों को कतर में मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये 8 लोग नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। ये कतर में एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। भारत सरकार इस सज़ा को चुनौती देगी। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं और इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगा है। इन रिटायर्ड नौसेना के जो नौसैनिक हैं, इनमें कतर के गृह मंत्रालय ने इनको बंदी बनाया था और 30 अगस्त 2022 को इन्हें जेल में डाला गया था और तब से चिंता की बात थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, अपने आप में चिंता की बात है जो ये जानकारी सामने आई है, लेकिन एक तरफ से विदेश मंत्रालय का आश्वासन भी है कि पूरी कानूनी मदद रहेगी। क्या जानकारी इस पर आप दे सकते हैं? जी देखिए, विदेश मंत्रालय ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिनको सज़ा सुनाई गई है उनको हर तरह से जो काउंसलर मदद है वो दी जाएगी, जो लीगल असिस्टेंस है वो दी जाएगी और जो कतर की अथॉरिटी है उनके साथ भी इस मामले को उठाया जाएगा। ये जो मामला है वो पिछले साल अगस्त में सामने आया था, जब इन 8 भारतीयों को, जो कि नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, वो वहाँ पर अल्दोहरा कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन पर जो क्या आरोप है या आधिकारिक तौर पर ना तो कतर की तरफ से कहा गया है न भारत की तरफ से कहा गया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया और वो भी इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया गया। जो वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये भी कहा गया है कि कतर की अथॉरिटीज़ के पास इनके खिलाफ जो एविडेंस हैं वो एविडेंस हैं और उसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। लेकिन ये भी बात चर्चा में है कि जो इन भारतीयों को फ्रेम करने के पीछे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसका हाथ भी इसके पीछे बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कई बार अपील की गई, लेकिन इन भारतीयों को न तो रिहा किया गया और ना ही इन पर जो आरोप लगाए गए उनको हटाया गया। अब जबकि फैसला आ गया है तो भारत की पूरी कोशिश होगी कि जो कतर के अथॉरिटी हैं उनके साथ बात करके एक समाधान निकालने की और उनको जिस भी तरह की लीगल सहायता इन 8 भारतीयों को चाहिए वो देने की। हालांकि जो माहौल है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत जो है इन 8 भारतीयों को सुरक्षित बचाने में कामयाब हो पाएगा। निधि, बिल्कुल धन्यवाद आपका उमा इस जानकारी के लिए। और इसी मसले पर बात करने के लिए आलोक बंसल हैं, पूर्व नेवी के अधिकारी हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बंसल जी, जो ये खबर जब से आई है और इसमें जिस तरह से बार बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भी जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो इजराइल के साथ हमास की लड़ाई चल रही है, कतर एक मीडिएटर भी है और इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हो रही थी, जो बाइडन ने अब कहा है भारत को कि आप हमास को डिक्लेयर करें आतंकी संगठन। तो तमाम चीज़ें जियो पॉलिटिक्स में हो रही हैं और अब ये खबर अचानक ये आती है। कैसे आप देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, पहली चीज तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। पिछले साल अगस्त से ये लोग कन्फाइनमेंट में थे, 8 नौसेना अधिकारी। ये दहारा ग्लोबल करके एक फर्म थी कतार में जो कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देती थी। उनके कई वर्टिकल्स थे। एक प्रमुख जो उनका कार्य था वो कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देना था, उनकी नेवल एकेडमी स्थापित करना था, जहाजों की मरम्मत करते थे। कई वर्टिकल्स थे, करीब 150-200 इनके एम्प्लॉइज थे और जिसमें मेरे ख्याल से करीब 75 से 80% भारतीय थे और उनमें अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व लोग थे। इनको 30 अगस्त को पिछले साल गिरफ्तार किया गया और जब से भारत सरकार ने कई बार अपील की कतार की सरकार से कि भाई हमें इनको छोड़ दिया जाए, एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, पर कतार की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और अब आज जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है कि उनको फांसी की सजा सुना दी गई है, तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इस कतार एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी हमास के साथ काफी सहानुभूति रही है। सिर्फ हमास के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कट्टरपंथी संगठनों के साथ भी काफी हद तक रही है, चाहे हिजबुल्लाह हो या पहले तालिबान का ऑफिस भी कतार में ही था, या इस तरीके के जितने भी कट्टरपंथी संगठन हैं। एक वहाबी विचारधारा का प्रमुख केंद्र रहा है और अभी भी जो हमास के जो नेगोशिएटर्स हैं वो काफी हद तक कतार के अंदर। तो हो सकता है उस कारण कुछ दबाव बनाने की चेष्टा की जा रही हो, पर ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि ये जो 8 नौसेना के जो लोग हैं, इनमें से कई बहुत ही उत्कृष्ट नौसैनिक अधिकारी थे। उनको भारत सरकार ने
सराहा भी था, उनको पुरस्कार भी दिया गया था। इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। और ये लोग कई सालों से कतार की नौसेना को सशक्त करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे और इनका काम बहुत ही अच्छा था। और जिस तरीके से इनको आकस्मिक गिरफ्तार किया गया और अब इस तरीके की भयावह सजा सुनाई गई है, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो पूरी सहायता देने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद बिल्कुल है कि वो कर पाएंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल कहना सही होगा कि पिछले 1 साल से भारतीय विदेश मंत्रालय इस तरीके के वक्तव्य देता रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की सजा सुना देना ऐसे अधिकारियों को मेरे ख्याल से बहुत ही चिंताजनक। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। लेकिन जो विदेश मंत्रालय का आश्वासन आया कि पूरी कानूनी मदद दी जाएगी और इस पर पूरा जजमेंट देखा जाएगा, तो भरोसा बिल्कुल बना हुआ है कि पूरी कोशिश होगी और इनको वापस लाया जाएगा। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र G20 की बैठक में हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज कहा है कि इस कॉरिडोर की राह में बाधा डालने के लिए हमास ने इजरायल पर हमला किया है। तो क्या अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो जल्द से जल्द हमास को आतंकी संगठन घोषित करे? क्या है भारत की नीति, बता रही हैं, ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान कि जो हमास ने हमला इजराइल पर किया है वो इसके चलते किया है, जो G20 में मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की जिसकी सहमति बनी थी देशों के बीच में, इसके चलते यह हमला किया गया है। साथ में जो इजराइल के इन्वॉय हैं दिल्ली में, वो भी ये बार बार बात बोल रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि हमास को एक आतंकी संगठन भारत को घोषित कर देना चाहिए। तो क्या ये दबाव भारत के ऊपर चलेगा? सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि जहां तक भारत का सवाल है वो ये मानता है कि आतंकी हमला था, लेकिन जहां तक हमास का सवाल है उसे वो अभी आतंकी संगठन करार नहीं दे रहा है। इसके पीछे दो वजह हैं। जो सरकारी सूत्र हैं उनका ये कहना है इसके पीछे इकोनॉमिक और डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं। इकोनॉमिक कंपल्शन साफ है कि भारत की काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अरब वर्ल्ड में हैं, काफ़ी सारे भारतीय नागरिक वहाँ पर काम करते हैं। जितने OIC के देश हैं, 57 OIC के जो देश हैं वो सारे के सारे फिलहाल पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा अहम कारण तेल भी है। तेल जो भारत इंपोर्ट करता है रशिया और साथ में अरब वर्ल्ड से, और ये दोनों के दोनों देशों ने अभी क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। तो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, साथ में डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, जो सब जगह नज़र रखती हैं, उनका कहना यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा है। जो गाज़ा पट्टी में जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो जो हो रहा है वहाँ पर जो भी हो रहा है उसके ऊपर माइन्यूटली उनकी नज़र है। खासकर कश्मीर के लोग भी इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके चलते एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद वहाँ पे सुरक्षा का जो मैट्रिक्स है उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि ये अंदेशा सुरक्षा बलों को है कि कहीं जिस तरह से हमने देखा जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी देशों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट जो हैं वो कहीं कश्मीर में भी ना हो जाएं। 2019 के बाद ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं वो कश्मीर में बंद हो गए थे, कहीं दोबारा ना शुरू हो जाए। इसके चलते एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये सुरक्षा का न्यू मैट्रिक्स जो है सुरक्षा बलों ने तैयार किया है। तो दो मापदंडों के कारण, एक इकोनॉमिक और डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं भारत की, यही वजह है कि भारत इसे बहुत सॉफ्ट पेडल करता हुआ डिप्लोमेटिकली इस मसले को जो है वो उसको देख रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो विदेश नीति की अपनी अपनी हम देख सकते हैं कितनी चुनौतियां हैं जिनको पार करना है। बहरहाल कनाडा के साथ रिश्तों में आई खटास का असर उन भारतीय परिवारों पर पड़ा जिनके परिजन कनाडा में रहते हैं। अब तक वीज़ा बंद होने से दोनों देशों में रह रहे लोग परेशान थे। वो युवा भी परेशान थे जो जाना चाह रहे थे, अपना भविष्य तलाश रहे थे। अब कल सरकार ने कनाडा के लिए वीज़ा सेवा 26 अक्टूबर से बहाल करने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय ने 4 श्रेणी में वीज़ा सेवा बहाल कर दी है: एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा। और कई आवेदन मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने ये वीज़ा बहाल किया है। ये अपने आप में बहुत अहम है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो
हालात कुछ भी हो गए हो, लेकिन आज भी देश के लाखों करोड़ों लोगों का सपना कनाडा जाना है। और पिछले साल कनाडा की नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। हालांकि जब OECD देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से जुड़े देशों में नागरिकता लेने की बात हो तो भारत के लोगों की पहली प्राथमिकता अमेरिका होती है और कनाडा दूसरे नंबर पर होता है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ऐसा माना जाता रहा है कि कनाडा जो लोग जाते हैं उनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो आखिरी मकसद उनका अमेरिका जाना ही होता है। और कनाडा जाने वालों को अगर अमेरिका जाने का मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि ऐसे लोगों की प्राथमिकता यूके हो जाएगी, क्योंकि सीधे अमेरिका जाना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला काम है। ऐसे में फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया और यूके को होगा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए अमेरिका फिर भी पहली पसंद बना रहेगा। बहरहाल जो भारत ने वीज़ा अब देना शुरू किया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाटी जी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आदित्य भाटी, एबीज के सलाहकार हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आदित्य जी। जो जब से कल से खबर आई होगी शाम से कि जिस तरह से भारत सरकार ने 4 कैटेगरीज में वीज़ा अलाउ किया है, आपके दफ्तर से क्या जानकारी, क्या खलबली, कितने लोग हैं जो अब आवेदन दे रहे हैं या जो वहाँ बैठे हैं उनके आवेदन? टू बी ऑनेस्टली पहली बार जो वहां से आएंगे उनका हमारे साथ कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑन शोर वहां से एप्लीकेशन करते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज ये है कि हाँ, जो लोग आना चाह रहे थे, कुछ बच्चे हैं जो वहाँ गए हुए थे पढ़ने के लिए, जिनकी PR हो गई थी या सिटीजनशिप हो गई थी, किसी के पास OCI कार्ड था, किसी के पास नहीं था। और लोग जो आना चाह रहे थे वो डेफिनेटली खुश होंगे। और खासकर अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है, तो लोग आना चाहेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। और ये एक अच्छा स्टेप, आई थिंक एवरीबडी वेलकम्स इट। पॉजिटिव थिंग, आई थिंक एक अच्छी शुरुआत हुई है टुवर्ड्स स्मूथनिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स। ये पॉजिटिव कदम तो है ही, लेकिन वहाँ मैं आपसे अपडेट चाहती हूँ कि आपके दफ्तर से क्या संख्या बल, कितने नंबर्स में आवेदन आए हैं या क्या कुछ क्वेरीज बढ़ी हैं, उस लिहाज से क्या आपके जो लोग संपर्क में? जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि हम लोग जो यहाँ बैठे इंडिया में वो इंडिया से बाहर जाने का वीजा करवाते हैं। हाँ, तो क्या कनाडा वो नंबर पॉजिटिव है। वो ऑनेस्टली कभी कम हुआ ही नहीं था। वो सेंटिमेंट पॉजिटिव था। और थोड़ा सा यही था कि भी हाँ भी शायद कुछ डिले हो जाएगा वीजा के लिए। कनाडा ने तो वीजा रोके ही नहीं थे, ये तो इंडिया ने रोके थे। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाह रहे थे उनकी वीजा एप्लीकेशंस तो ऑनगोइंग थी, वो तो रुकी ही नहीं थी। और वो इंटरेस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जनवरी इनटेक जो है अभी स्टूडेंट्स जिसमें जा रहे हैं उसके अंदर एक अच्छा नंबर जाएगा। और मई के लिए भी अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टूडेंट्स जानते हैं कि कनाडा एक बहुत सेफ, सिक्योर, वेलकमिंग डेस्टिनेशन है जहाँ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज अच्छी अवेलेबल है। तो वो इंटरेस्ट बना रहेगा और काफी पॉजिटिव है। और अभी भी हमारे पास रेगुलर इंक्वायरीज आ रही हैं फॉर स्टूडेंट्स जो कि बाहर कनाडा जाना चाह रहे हैं नेक्स्ट अवेलेबल इंटेक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के माननीय वोट लेने के बीच ये भूल जाते रहे कि आचार संहिता लगी हुई है। कल ही कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कई और नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है, जिस पर चुनाव आयोग को फैसला देना है। ये मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। कथित तौर पर बोलते हुए सुने गए हैं कि वोट देने में जो फर्स्ट आएगा उससे 25 लाख रुपए देंगे। वीडियो राहतगढ़ के हिरनखेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां राजपूत गांव में लोगों के बीच बैठकर बात कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। विपक्ष को मुद्दा मिला तो मंत्री को वीडियो के बदले में FIR। हालांकि मंत्री जी इसे विपक्ष का षड्यंत्र बता रहे हैं। अभी मैंने
सुना कि आचार संहिता उल्लंघन में कोई केस दर्ज हुआ है। मैं इसको दिखवाता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा मामला है। जहाँ तक मुझे याद है ये पुराना वीडियो है जहाँ मैं आचार संहिता लगने के पहले गांव में इस बात को कहता था कि जो गांव अच्छा काम करेगा उसके लिए हम अपनी विधायक विकास निधि से निधि देंगे। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब माननीयों ने जनता को वोट के बदले नोट देने की बात खुलेआम की हो। 51,000 रुपए दूंगा मैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक सीट से कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा कर दी कि जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उसके अध्यक्ष को विजयवर्गीय 51,000 रुपए देंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता की इस घोषणा को विवादित ठहरा दिया। वहीं कलेक्टर ने वीडियो को लेकर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। चुनाव आयोग का दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरी जगहों पर नजर रखी जा रही है। जनता को पैसे रुपयों का लालच देना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। जनता को ना तो सरकार लालच दे सकती है, ना ही कोई अन्य और दल। इसमें सागर कलेक्टर के द्वारा जांच के बाद जो वीडियो क्लिप थे उसके तथ्य सही पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में आईपीसी की धारा 188 और आरपी एक्ट के सेक्शन 123 इसके तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके बाद प्रकरण में जैसा होता है पुलिस जांच करती है, जांच के बाद जैसे भी तथ्य आते हैं आगे कानूनी कार्रवाई होती है। हालांकि दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी में इस मामले को लेकर ठन गई है। जहां कांग्रेस ने राजपूत की शिकायत की है तो इस वीडियो को बीजेपी पुराना बता रही है। मामला गर्माता जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन आचार संहिता लगने के बाद होता है। दोनों वीडियो में कितनी सत्यता अभी इसका प्रमाणीकरण होना बाकी है एक विषय। दूसरा, यदि आचार संहिता के पहले जैसे गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट किया कि वो पंचायत के विभाग में थे, पंचायत के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि वो पंचायत की निधि से उस बूथ पर जहां सर्वाधिक मतदान होगा उनको पुरस्कृत करेंगे, तो इसमें क्या गलत है। और यदि उसके बाद भी कांग्रेस को शंका थी, उन्होंने शिकायत करी है। हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वो एफआईआर के लिए हमारा नेतृत्व यहाँ से दिल्ली चुनाव आयोग को मिला, उनके वीडियो सबूत दिखाए हैं और बिल्कुल उन्होंने माना है कि आचार संहिता का और पैसे का लालच देने की बात है। एफआईआर हो गई है और अब हम ये उम्मीद करते हैं ये एफआईआर इन्हीं चुनावों पर इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि वोट होने के बाद पैसा बांटेंगे और अपनी सत्ता में ये लोग दिल्ली में बैठे हुए मामले एफआईआर खत्म कर लेंगे। न्याय नहीं है। अगर आपको एक संदेश चुनाव आयोग को देना है, इस एफआईआर को फास्ट ट्रैक पे इस पे कार्रवाई करते हुए, इसी नहीं 5 राज्यों के चुनाव और भी हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए और देश का 24 का चुनाव एक उदाहरण ये मामला बनना चाहिए। ये चुनाव आयोग के ऊपर अब सवाल उठेगा। मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जब नोट देकर वोट लेने की बात की जा रही हो। जब जनता आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन इन माननीयों का क्या जो आसानी से आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं और खुलेआम पैसे देने की बात करते हैं। फिलहाल इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही ये नोट देने की बात को लेकर काफी ज्यादा ठन चुकी है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को समन मिला है। फेमा केस में वैभव गहलोत को ईडी का समन दिया गया। शुक्रवार को दिल्ली के ईडी दफ्तर बुलाया गया, यानी कल। एफडीआई में अनियमितताओं को लेकर 2020 में दर्ज हुआ था केस और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बरसते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख नहीं रही। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। 2 कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते ही नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। एक पार्टी का मुखिया जिसको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर क्या पड़ते हैं। आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं,
कोई शिकायत नहीं। और आपको बता दें, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं और राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला है अपनी आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर भी ईडी के समन भेजे जाने पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। चुनाव आते ही, और आपको बता दें, छापे पड़े हैं। ये छापे राजस्थान परीक्षा पेपर लीक मामले में पड़े हैं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और राजस्थान में 60 ठिकानों पर आज सुबह छापे पड़े। जयपुर, दौसा और सीकर में छापे पड़े हैं। और महुआ के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट दिया गया है, उनके निवास और उनकी जगहों पर भी छापे ईडी के पड़े हैं। तो बात अब शेयर बाजार की। आज सेंसेक्स में करीब 800 और निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट देखी गई। लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट है। 6 सत्रों में सेंसेक्स में करीब 2500 अंकों की गिरावट आई है और आज बाजार के शुरुआती 15 मिनट के कारोबार में ही निवेशकों को करीब 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अक्टूबर में निवेशकों का अनुमानित घाटा करीब 20 लाख करोड़ का है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कमज़ोर ग्लोबल संकेतों की वजह से बाजार में गिरावट है? बता रही हैं, इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स ने 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा 6 दिन में खो दिए हैं। मार्केट्स जो हैं गिरावट के मोड में ही चल रही हैं पिछले 6 दिन से। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है और निफ्टी जो है 250 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है आज शेयर बाज़ार में। तो ये जो है सेंसेक्स जो है 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में क्यों गिरा है, और निफ्टी और सेंसेक्स में जो हम देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों में जो है इतना शेयर बाज़ार नहीं गिरा है, इतना लंबा नहीं गिरा है। तो ये जो है क्यों हो रहा है? और ये जो सेल ऑफ जो है ये खाली भारत पे ही नहीं है लिमिटेड, या इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर ही नहीं है लिमिटेड, ग्लोबल मार्केट्स पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो इजराइल हमास का युद्ध जो है चल रहा है, एक्सपर्ट्स के अनुसार अब जो है उनको चिंता हो रही है इन्वेस्टर्स को कि ये जो युद्ध है वो जो है डोमिनेट कर सकता है, सेंटिमेंट को वाइड हो सकता है और भी फैल सकता है। और ये एक कारण है क्योंकि जो याद रखिए जो भारत है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इस युद्ध के फैलने से क्या होगा, ऑयल के दाम यानी कि तेल के दाम हम वैसे ही देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं मार्केट में, और अगर ये तेल के दाम और बढ़ते चले गए तो महंगाई जो है भारत में वो बढ़ेगी और वो जो है स्टॉक मार्केट्स और भारत की इकोनॉमी दोनों पर अपना असर दिखाएगी। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी काफ़ी हाई चल रहे हैं, उनका रिटर्न भी काफ़ी हाई चल रहा है। और इन्वेस्टर्स अगर हम देखें, जो एफआईज अगर हम देख रहे हैं वो जो भारत की मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट से दूर जा रहे हैं और उन मार्केट्स में जा रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ये 2 कारण हैं जो हमने देखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है इजराइल हमास वॉर, और इन्वेस्टर्स जो हैं अभी इसको लेके काफ़ी चिंता में हैं। वैश्विक स्तर पर अगर मुंबई अपने करोड़पतियों की संख्या के साथ टॉप लिस्ट पर है शुमार है तो विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भी दिख रही है। राज्य सरकार एक्शन मोड में है। दावा है कि 2 महीनों के अंदर प्रदूषण का स्तर नीचे लाएंगे। सबसे अमीर शहर मुंबई जहरीली हवा में सांस ले रही है। हर दिन बन रही प्रदूषण की सुर्खियों के बीच राज्य सरकार अब एक्शन मोड में है। कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। कार्रवाई शुरू है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई प्रभारी दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से समिति का गठन होके उसकी कार्यवाही भी चालू हो गई। जहाँ पे भी काम चल रहा होगा उनको नोटिस दी गई हुई है कि वो ये मशीनरी अपने अपने साइट पे बिठाए। अगर इंडिविजुअल पे कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट का भी काम चलता होगा और वो कोई कंपनी कर रही है तो उनको भी ये कंपलसरी है। उसके अलावा
जो मूविंग ऐसी मशीन्स है वो भी महापालिका ने उसकी कार्रवाई चालू कर दी है, वो तो मूविंग रहेगी और वो घूमती रहेगी, लेकिन जो साइट पे काम चल रहा है वहां पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना उस साइट की जिम्मेदारी है और वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अभी ये कार्रवाई शुरू हो गई है, आप आते 1 या 2 महीने में देखेंगे कि इसका स्तर नीचे आ जाएगा। सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स पर नकेल कसने की योजना बनाई है, क्योंकि गठित समिति को आशंका है कि बिल्डर साइट्स पर वायु और धूल प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं कर रहे हैं। 27 पॉइंट्स में जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधे काम रोकने का नोटिस जाएगा। ये नियम बीएमसी के प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे। सभी 24 वार्ड्स में स्क्वाड का गठन होगा। छोटे वार्ड्स में 2 टीम, मध्यम वार्ड्स में 4 और बड़े वार्ड्स में 6 टीम का गठन किया जाएगा। ये टीमें अपने अपने वार्ड में साइट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। गाइडलाइन के अनुसार सभी बीएमसी प्रोजेक्ट साइट्स, पुल निर्माण, फ्लाईओवर और अन्य पर 25 फीट की बैरिकेडिंग लगानी होगी। 70 मीटर से ऊंची साइट को 35 फीट ऊंचे मेटल शेड और निर्माणाधीन इमारत को कपड़े के कवर से ढकना होगा। प्रत्येक निर्माण स्थल पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। एसआरए, महाडा, MIDC, MSRDC, MMRDA, BPR, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, रेलवे जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा नियमों का पालन किया जाएगा। अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने वार्ड्स में स्पेशल स्क्वाड टीम का गठन करेंगे। नई गाइडलाइंस तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। विपक्ष ने घेरते हुए कहा कि 1.5 साल से राज्य की सत्ता संभाल रही महायुति सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है। अरे ये जुमलेबाजी सरकार है और ये 50 खोखे की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है। अभी 1.5 साल से इनकी सरकार है। महाराष्ट्र को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। आप सारे नंबर्स देखिए केंद्र सरकार से, इन्वेस्टमेंट्स का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, क्या पाया है। अभी तो महाराष्ट्र सबसे आगे किस में है? तो एयर पोल्यूशन में सबसे आगे है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। देयर इज नो गवर्नेंस। तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी की नेतृत्व वाली तब की बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठाए। मुंबई करो, इसके लिए तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे जिम्मेदार हैं। आज आपके बच्चे बुजुर्ग सांस की तकलीफों से पीड़ित हैं। आप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ युवराज आदित्य ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। पिछले 25 वर्षों तक मुंबई नगर निगम पर शासन किया, लेकिन मुंबई के कचरे के उचित निपटान के लिए कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की। डंपिंग ग्राउंड पर लगा कूड़े का अंबार, आग, दुर्गंध, धूल और धुएं के कारण उनका हर दिन सामना होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? आरे को क्या सिर्फ जंगल घोषित कर देने से प्रदूषण रोका जा सकता है? युवराज ने किस विश्वविद्यालय में ऐसे पाखंडी, स्वार्थी, पर्यावरण प्रेम के पाठ सीखे जिससे मुंबईकरों का दम घुट जाए? क्या हमें सच में उनकी डिग्री की जांच करनी चाहिए? मुंबई की हवा लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। बीएमसी प्रशासन मुंबई में वायु और धूल प्रदूषण की वजह करीब 6000 वर्क साइट्स को मान रहा है। अक्सर दिवाली के बाद हवा मध्यम से खराब श्रेणी में दिखती है, पर इन निर्माण कार्यों में हो रही अनदेखी अक्टूबर से ही मुंबईकरों की सेहत पर भारी पड़ रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और बात अब मुंबई की एक और भी है। 27 साल के हर्षित अनुराग मुंबई मेट्रो में अपनी साइकिल को लेकर सफ़र करते हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर्षित ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी साइकिल के साथ गोरेगांव स्टेशन से अंधेरी स्टेशन तक सफ़र करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। बता दें कि 2019 में मुंबई मेट्रो देश की पहली मेट्रो बनी थी जो लोगों को साइकिल के साथ ट्रैवल करने की अनुमति देती है। दिल्ली मेट्रो में भी जब भीड़भाड़ का वक्त नहीं तो हो तो आप अपनी साइकिल लेकर नियमित सफ़र कर सकते हैं, लेकिन लगता है ज़्यादातर लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है या किसी ने अब तक हर्षित अनुराग की तरह कोशिश नहीं की। मुंबई मेट्रो की अनोखी पहल है, जिसके लिए मैं मुंबई मेट्रो का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह थिएटर प्रैक्टिस के लिए मुंबई में जाना होता था। ऑटो से जाने में ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा पैसे लगते थे, इसलिए मैंने चुना साइकिल को मेट्रो में लेके जाकर और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। और इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।